वेल आप लोग हमारी साथ में 2 वीडियोस देख चुके हैं, बट आप देख रहे होंगे आज हमने ना पानी मंगवा के रख दिया प्रांजल जी के लिए, क्योंकि आज सर और हम जब पहले बात कर रहे थे ना, तो हुआ क्या, एज सच आर्ग्यूमेंट्स नहीं, बट एक हेल्दी डिबेट होना शुरू हो गया। फिर प्रांजल जी ने कहा यार डिबेट ही कर लेते हैं। मैंने कहा मंगवाओ पानी मंगवाओ, जरा डिबेट करेंगे। और मेरी तलवार भी मंगाई थी, वो डिले है थोड़ी। हाँ तो वो भी आ जाएगी सर। मैं सर तो अगर पुष्कर जी का ये आखिरी वीडियो हुआ तो समझ लेना मैं तलवार चला दी। देखो यार, अब आपको ना एक्चुअली मैं बताता हूँ, इस डिबेट से सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट डेफिनेटली हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मेरा व्यू पॉइंट सही है या उनका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ इससे एनालिसिस लीजिएगा कि एक ही टाइम पे मार्केट में 2 अलग अलग लोगों के 2 अलग अलग ओपिनियन, और इससे आपको काफी सारी इनसाइट्स मिलेंगी, बड़ा मजा आने वाला है। तो सर पहले उसी पॉइंट से डिस्कस करते हैं जहां से हमारा कोई आइडिया आया कि हम डिबेट करेंगे। ठीक है सर। तो सर हम किस स्टॉक की बात कर रहे थे, उसी पे हम बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सेस की, स्पेसिफिकली पीवीआर की सर। पीवीआर की, हाँ जी। तो सर पहले आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए पीवीआर को लेके कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। तो हम बात कर रहे थे, नीचे सेटअप रेडी हो रहा था और इन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें पीवीआर पसंद है, मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये था, मैं इनको अपना ओपिनियन दे रहा था कि क्यों पीवीआर या मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स मुझे नहीं पसंद। तो सर एक ना, जो मैं अपने दादाजी से सुनता था कि एक, मैं तो भूल गया कौन सी फिल्म थी, वो अनारकली थी शायद, ऐसी कोई फिल्म थी, दादाजी ने 13 बार थिएटर में देखी थी और उनको फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं था। राइट। मतलब वो साल में वैसे 5 साल में एक बार पिक्चर जाते थे, लेकिन वो उन्होंने 13 बार देखी थी। हीरोइन के चक्कर में। हाँ, मधुबाला जी थी क्या उसमें, कुछ पता नहीं। कोई दादाजी हाँ किसी एक हीरोइन के बड़े फैन थे, तो वो इसलिए देखने गए। राइट। पापा से भी मैं सुनूं तो जो कोई फिल्म है किसी चाचा से कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, हम 5 बार देखने चले गए। तो जो एक ये होता है ना सर जस्टिफिकेशन में कि पीवीआर या मल्टीप्लेक्स थिएटर का एक्सपीरियंस है, कितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ जाए वो चेंज नहीं होता, उससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन मुझे क्या लगता है, ओटीटी के कारण सर रिपीट वैल्यू थिएटर्स की खत्म हो गई। आज हम एक बार जाएंगे थिएटर, दोबारा ओटीटी में देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोई पिक्चर को देखने हम 2 बार चले जाएंगे। 10 बार जो एक बंदे से थिएटर 10 बार कमाते थे ना, वो खत्म हो गया। और मेरे को लगता है कि जो असली मार्जिन था ना, वो ये रिपीट व्यूइंग से था। सर इस पे अब जो मैं काउंटर करना चाहूंगा, देखिए डेफिनेटली ये तो मुझे समझ आता है कि इसके अलावा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स अब है, अमेजॉन प्राइम है, लोग घर पे ही देख लेते हैं, हॉटस्टार है, सोनी है, बहुत कुछ है हमारे पास। बट एक चीज आज भी इंडिया में बदली नहीं है। तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन्हें सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, लोगों को कहीं जाना होता है। ज्यादातर जो ये पीवीआर होते हैं मॉल्स के अंदर होते हैं, तो लोग अपनी बीवी को, अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और मुझे लगता है वो 250-500 रुपए का जो जुगाड़ है ना, 3 घंटे एसी में बैठने का, और चल मैं मूवी दिखा के लाया, कुछ एंटरटेनमेंट हुआ, वो अम्यूजमेंट पार्क में भी हो सकता है जी, वो कई जगह हो सकता है। और पीवीआर जो है उसने अपनी फील्ड में कंपटीशन को खत्म कर दिया। एब्सोल्युटली। अगर मैं उस चीज को देखूं कि अगर मैं बात करूं मल्टीप्लेक्स की, तो नंबर 1 कौन है? पीवीआर। और नंबर 2 मर्ज हो जाएगा शायद। नंबर 2 मर्ज हो रहा है। सही बात। तो जब नंबर 2 मर्ज हो रहा है तो और वो लीडर बन रहा है, तो यहां पे मेरा वो बिजनेस का कंसेप्ट आ जाता है कि हम मोनोपोली या ड्यूओपोली की बात करें, तो मोनोपोली स्टॉक्स, चाहे वो मार्केट आपके ओपिनियन के हिसाब से श्रिंक हो रही है, बट मुझे वो श्रिंकेज नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग आज भी, और आज से 10 साल के बाद भी, घर पे चाहे कितने बैठे हो, कितना टाइम हो, बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, उनको वो मजा चाहिए, और वो मुझे लगता है कि वो बंद नहीं होगा। इसी तरीके से इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन की बात करें, तो मुझे आज भी लगता है कि ब्रिक एंड मोटर का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, तो वो अलग चीज है। सिमिलरली यहां पे मेरा काउंटर यही है कि लोग घर से निकलेंगे, वो जाएंगे, और उनके लिए 250, 500, 600 रुपए खर्च करना 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और पीवीआर ने वो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है कि लोग उसके पास आज भी और कल भी आएंगे। सही बात है सर, जो आप बोल रहे हो कि एज एन अफोर्डेबल संडे डेस्टिनेशन पूरी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए गेम जोन हो गया, वाइफ के साथ खाना खाना हो गया, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट होता है मॉल, जिसमें आप टाइम स्पेंड मूवी देखने में कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये पॉइंट है सर, जिसके कारण ये एग्जिस्टेंस में है। राइट। लेकिन मुझे ना सर ये लगता है, मुझे चाहिए इंडस्ट्री में यहां से 5x ग्रोथ। मुझे ऐसी इंडस्ट्री में लगाना है कि ये कंपनी यहां से 5x होगी। तो इसमें ना सर मुझे ये लगता है कि एक तो ये हो गया कि जो आप बोल रहे हो कि ये नंबर 1 हो गई अपनी इंडस्ट्री में, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ी मछली होती जा रही है इन अ श्रिंकिंग पॉन्ड। वो हम देख रहे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए, तो चलो 4 बंद हुए तो एक मल्टीप्लेक्स के खाने का जुगाड़ हो गया।
ये ना मेरे हिसाब से कब तक मुर्दों को खा के जिंदा रहेगी। अभी स्कैवेंजर वाली चीज यहाँ पे चल रही है। और सर अगर मैं बोलूँ ना कि जैसे हमने देखा टेलीकॉम में कंसोलिडेशन हुआ, 4 साल में हो गया, सारे प्लेयर बाहर हो गए। आज मल्टीप्लेक्स इंडिया में 90s से हैं, मेट्रोज में तो हैं, 30 साल हो गया, ये कंसोलिडेशन फेज खत्म नहीं हो पाता। आइनॉक्स ने भी बहुतों को एक्वायर किया और पीवीआर ने बहुतों को एक्वायर किया, तो ये 10 से जाके 2 हुए। जब इनको लगता है ना कि अब हमारे पास प्राइसिंग पावर आ गई, क्योंकि एंट्री बैरियर टेलीकॉम जैसा नहीं है, अम्यूजमेंट पार्क जैसा नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको एक बार में 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ नहीं करना, आप 4 मल्टीप्लेक्स से भी शुरू कर सकते हो, 500 करोड़ रुपए से भी। तो रीजनल कंपटीशन हमेशा खड़ा होता जाता है, फिर उसको मारने के लिए उसको अनाप शनाप दाम पे एक्वायर करो। तो कैपिटल एलोकेशन साइकिल मैं देख रहा हूं कि 25 सालों से खत्म ही नहीं हो रहा। कंसोलिडेशन परमानेंट उन इंडस्ट्रीज में हो पाता है जिसमें एंट्री बैरियर बहुत बड़ा हो। मुझे इसमें लगता है परमानेंट कंसोलिडेशन कभी नहीं होगा क्योंकि एंट्री बैरियर बड़ा नहीं है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, आपने 5 साल की 5x की बात करी, मैं अगर आज से 10 साल आगे भी चला जाऊं, क्या आपको लगता है पीवीआर सिनेमास बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या वो लॉस में फिर भी चलाएगी कंपनी? नहीं, उस कंपनी के सस्टेनेबल में, उसकी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला जी। तो अभी मुझे जो लगता है, डेफिनेटली कोविड में पीवीआर सिनेमास बहुत इफेक्ट हुए, बट मुझे ना उसके मैनेजमेंट के डिसीजंस कुछ बहुत अच्छे लगे हैं, जो मैं एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। कोविड में सिनेमा हॉल नहीं खुल सकता, मुझे समझ आता है, उन्हें भी समझ आता है, बट उनका पॉपकॉर्न जो है वो बिक सकता है। और कमाल की ब्रांडिंग उन्होंने करी, एक नई सेगमेंट में पॉपकॉर्न्स के अंदर उन्होंने एक्ट 2 को इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं की बीट की है। बिल्कुल, वो मतलब उन्होंने जो पर केजी ऑफ पॉपकॉर्न से रेवेन्यू है वो एबनॉर्मली हाई कर दिया, बट मार्केट में इमेज बना दी, फिर भी बेच पा रहे हैं। तो उन्होंने जो मोट लेकर आए हैं, ये मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू इज इंक्रीजिंग सच लाइक, इफ आई टेक द एग्जांपल इन सम अदर इंडस्ट्री, इट विल बी लाइक एप्पल, कि वो पॉपकॉर्न का एप्पल बन गया। अब सर इसमें फिर ये देखने की बात है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कि पॉपकॉर्न का आज बैलेंस शीट में साइज उनके टोटल बिजनेस का कितना % है और पॉपकॉर्न इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। क्योंकि थोड़ा ये मुझे डाउट है क्या पॉपकॉर्न कभी भी पीवीआर का एक सब्सटैंशियल सेकंड बिजनेस बन पाएगा। वो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल में क्या वो सच में बॉटम लाइन को इफेक्ट दे पाएगा? मेरा अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था कि भाई उन्होंने कोविड में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट डिसीजन लिया, स्ट्रैटेजी। मुझे मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पे बिलीव क्या हुआ कि यार ये बुरे वक्त में भी अच्छा सोच सकते हैं, और अच्छा करा। मतलब प्रॉफिट कितना आया, कितना रेवेन्यू हुआ, वो सब तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने देखा बस कंपनी ने एक एज अ स्ट्रैटेजी, और भी तो सिनेमास थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो आप बोल रहे हो कि छटपटाते अच्छा है? अगर छटपटाने की बात करें तो छटपटाने में रिजल्ट्स नहीं आते, सही जी। कस्टमर खुश नहीं होता छटपटाने में। यहां पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कि एज अ कस्टमर आई एम हैप्पी विद एनीथिंग दैट दे डिड एज अ कंपनी, एंड देन मैनेजमेंट हैज टेकन अ गुड डिसीजन। सो इन फ्यूचर ऑल्सो आई बिलीव इन द मैनेजमेंट कि वो अच्छे डिसीजन लेंगे। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अगर हम जैसे गुड़गांव में है तो यहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम थोड़ी सी ज्यादा और सिटीज से, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए डायरेक्टर कटा, जैसे आपकी मेरे से ज्यादा है, तो उसी तरीके से आप गुड़गांव, आप लोगों को पता है ये प्रांजल कामरा जी फाइनेंस में 2017 से हैं, ठीक है। हम तो मतलब आप ये समझो इंस्पायर होते हैं इनसे, इन्हें देख के, एंड ये हमारी बात कर रहे हैं, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ फुल स्टॉप। सो ये वाली डिबेट कभी और सो मुझे क्या लगा कि यहाँ पे जैसे गुड़गांव के अंदर लोगों की स्पेंडिंग भी ज्यादा है, इनकम भी थोड़ी सी, इनकम साइड भी अगर सैलरी की बात करें ठीक है, तो यहां पर उनका एक डायरेक्टर कट एक अलग है, पीवीआर नॉर्मल अलग है, वहां पे 1500 की भी टिकट होती है, 2000 की भी होती है, और वहां पे भी लोग आ रहे हैं। तो एक चीज मैंने क्या देखा कि वहां पर जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फिर वो फूड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़नी है और इंडिया की जो एवरेज स्पेंडिंग है वो किसी भी सेक्टर में बढ़ रही है जी, यहां पर भी बढ़ेगी जी। और अगर दे हैव ओनली दिस ऑप्शन, तो वहां पर कंपनी कई चीजें कर सकती है। अगर ऑप्शन ही सिर्फ एक रह गया, मोनोपोली हो गई, तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट और एक फ्यूचर की ये वाली साइड देखते हुए कि भाई लोगों को घर से निकलना है, जाना है, और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट सिनेमा हॉल में पीवीआर के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो पीवीआर को एक हायर पी मिल सकता है, कल को मार्केट उसे अच्छा प्राइसिंग दे सकती है,
चाहे उनका अर्निंग पर शेयर कम भी हो तब भी। सर आई थिंक अपन इसको यहाँ एंड करते हैं कि मुझे ना सर इस कंपनी में ये लगता है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, वो कंपनी का कैपिटल एलोकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, जिस कारण वो आज इस मोनोपोली वाले पोजीशन में। इसमें ना सर दो चीजें हैं, एक मुझे ये नहीं लगता सर एंट्री बैरियर लो होने के कारण कि इसमें मोनोपोली सस्टेनेबल है, मुझे लगता है हमेशा टेम्पररी मोनोपोली है, कोई ना कोई प्लेयर आ जाएगा। और दूसरा सर, जब मैं एज एन इन्वेस्टर कोई कंपनी ढूंढ रहा हूं तो मैं ऐसी कंपनी नहीं ढूंढ रहा जो प्रॉफिट इसलिए कमा रही है कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा जो प्रॉफिट कमा रही है जबकि उसका मैनेजमेंट बहुत खराब है। तो अगर उसको अच्छा मैनेजमेंट मिल जाए तो उसमें 4 चांद लग जाए। राइट, मेरा रिजल्ट मैनेजमेंट के अच्छे होने पर डिपेंड ही ना करे। सो यहाँ पर एक चीज और है, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियरली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक हमारा जस्ट बात हुई, बिल्कुल हमारी ऐसे बात हुई कि हाँ आपको पीवीआर को लेकर क्या व्यू है, यस बैंक को लेकर क्या है, जोमेटो को लेकर क्या है, तो इसी तरीके से एक हमारा एक ये व्यू पॉइंट सामने आया। इसका मतलब मैं आपको ये क्लियरली बताऊं, मैं भी पीवीआर में इन्वेस्टेड नहीं हूं, ये भी पीवीआर में इन्वेस्टेड नहीं है, सो हम बड़ा न्यूट्रल डिस्कशन कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं इनसे चैनल का पासवर्ड ले रहा हूं, पीवीआर अगर बढ़ गया तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अरे ये तो सर देखो मैं बताता हूँ, कोविड के बाद से पीवीआर ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है जी, ठीक है ना, तो अब कितना बढ़ जाएगा ये डिपेंड करता है। तो आपने वो 5x वाली बात बोली, सो मैं अभी उस बात पे आ जाता हूँ। इवन मैंने भी उसमें इतना टाइम नहीं लगाया कि मैं उसकी बात करूं, हम अभी बिजनेस की एंड ओवरऑल एक बात कर रहे थे। सिमिलरली हमने एक और स्टॉक की बात करी थी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल, उसकी वैल्यूएशन और बाकी चीजों के ऊपर इतनी बात नहीं कर रहे। एक हमने पॉलिसी बाजार की बात करी थी सर। बिल्कुल। तो आपका पॉलिसी बाजार को लेके क्या ओपिनियन था? जी, तो मेरे को पॉलिसी बाजार के बारे में ये लगता है सर कि जो उनको जितने फ्री क्रेडिट स्कोर बांटने थे वो बांट चुके, जितने स्पैम कॉल करने थे, जितने एसएमएस करने थे, सब कर चुके। अब ना लोगों को वो फ्री क्रेडिट रिपोर्ट की लॉलीपॉप देके जो उन्होंने कस्टमर्स एक्वायर किए वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और अब ना जैसे हर चीज में D2C ब्रांड्स आए, हमने देखा पर्सनल केयर में बहुत सारे D2C ब्रांड्स आए, यूनिकॉर्न बने। मुझे ये लग रहा है कि आज कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं D2C इंश्योरेंस ब्रांड। अगर मैं इसमें डिजिट का एग्जांपल लूं, नावी, एको, इनका एग्जांपल लूं, एको के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सीमलेस हो जाता है, एक इंटरमीडियरी कम हो रहा है, मैं खरीद उससे रहा हूं जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, वही सर्विस देगा। यहां पे हमेशा ये होता है कि ये बेच के निकल गए, ये बोलते तो हैं कि हम क्लेम में सपोर्ट देंगे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोई और है तो इनकी तरफ से ये असिस्ट करते हैं पॉलिसी बाजार। लेकिन एक बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, तो 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन ला पाना मुश्किल है। सर मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एक यूज केस था, एक टाइमलाइन था, जब कस्टमर को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना था, जब कस्टमर को शिफ्ट करना था। पॉलिसी बाजार ने इस देश में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंश्योरेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने में, आप राइट कंपेयर कर सको। बट आई थिंक अब समय आ गया है कि उसकी अगली पीढ़ी आगे लेके जाए काम, और ये जो स्पैम कल्चर है, कॉलिंग कल्चर है, यूजर को नॉक करते रहने वाला कल्चर है, ये अब नहीं चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और एको की सीमलेसनेस, अब कस्टमर एक्सपीरियंस देख रहा है, राइट, तो अब एक्सपीरियंस का समय है, वो मैन्युफैक्चरर्स बेटर दे सकते। सी इसमें तो मुझे भी कोई डाउट नहीं है कि जहां पे वर्टिकल इंटीग्रेशन आ जाती है वहां पे कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, और आपके हाथ में आपकी ब्रांड इमेज है तो आप अच्छा ही करोगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस मुझे एक पॉलिसी बाजार का क्या यूएसपी लगता है कि आज की डेट में जितनी जो मतलब, क्योंकि मैं इंश्योरेंस बिजनेस को बहुत अच्छा समझता हूँ, एक हमारा अदर बिजनेस है इंश्योरेंस के अंदर, सो मैंने देखा कि उनके पास डेली जितनी लीड्स आ रही है ना, वो उतनी लीड्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहे जो उनकी वेबसाइट से आ रही है जी। और दूसरी चीज क्या है कि पॉलिसी बाजार ने कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड इमेज बनाई हुई है। तीसरी चीज, उन्होंने जितने कस्टमर्स एक्वायर करे हुए हैं, मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता अभी भी वो लॉस मेकिंग क्यों है। मतलब अगेन मैंने अभी इसमें हम नहीं जा रहे कि हमने बिजनेस की कितनी अच्छी एनालिसिस करी है, जस्ट हम एक बिजनेस का एक ओवर पॉइंट ले रहे कि इनका क्या व्यू पॉइंट और मेरा क्या व्यू पॉइंट है। तो सर मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी पॉलिसीज अभी बेची, लाइफ बेचा, लाइफ में तो उन्हें रिकरिंग आएगा, और हेल्थ और मोटर मुझे पता है कि हर साल लोग नया भी ले सकते हैं, बट फिर भी लोग अगर कॉल आ जाता है कि सर अपनी पॉलिसी रिन्यू करा लो तो वो करा भी लेते हैं। तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग लाखों कस्टमर्स हैं, अगर आज अपने कंपनी सारे ऑपरेशंस बंद कर दे, मार्केटिंग करना बंद कर दे, टीवी पे एड चलाना बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, तब भी क्योंकि मैं उस बिजनेस को समझता हूं, मैं बता सकता हूं कि उन्हें प्रीमियम तो आएगा सर इस पे ना, और प्रीमियम पे सॉरी कमीशन तो आएगा। सर इस पे मुझे ये लगता है कि
आज ना मार्केट में पॉलिसी बाजार की इमेज क्या है? आज इमेज ये है कि वो मार्केट लीडर है, उसने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, उसके पास फ्यूचर फ्री कैश फ्लो है ये रिन्यूअल से। तो मुझे ये लगता है सर कि आज मार्केट को पॉलिसी बाजार के पॉजिटिव सब पता है, पॉजिटिव्स पॉलिसी बाजार के हिडन नहीं है। लोगों को मुझे ये लग रहा है कि बल्कि नेगेटिव्स नहीं पता है कि D2C आके उसका मार्केट शेयर लेने नहीं, वो पता है, तभी तो उसमें करेक्शंस भी आई है सर। पॉलिसी बाजार का शेयर अगर हम बात करें आईपीओ के बाद गिरा ही है। ये सर आईपीओ ये लोग इस दाम पे ले आते हैं ना, वो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांगते हैं सर। वो तो हम सबको पता है कि दाम ही ऐसा है। नायका की हम बात कर रहे थे 70,000 करोड़ आज की वैल्यूएशन, गिर के 50% आज की वैल्यूएशन, मतलब तुम आज 70,000 करोड़ की बात कर रहे हो और आपने उसमें बताया कि हम कितनी सारी कंपनीज खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, बट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि अगर कंपनी सब कुछ भी बंद कर देती है तब भी पॉलिसी होल्डर्स रिन्यू कराते रहेंगे। और अगर एक कॉल भी जाता है किसी के पास कि सर आपकी रिन्यूअल की डेट आ गई, तो हम भी यही करते हैं कि भाई चल, अगर मैंने लिया हुआ है किसी से और मैं किसी से कनेक्टेड हूं, सो आई अगेन रिन्यू दैट पॉलिसी। और मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को कितना कमीशन जा रहा है, बट कमीशन आपको पता है इंश्योरेंस यूजर को प्राइस सेम है, तो क्या फर्क? एंड यूजर को प्राइस सेम है। और जहां पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आती हैं तो लोग बंद कराते ही नहीं, वो चेंज कर ही नहीं सकते। तो वो उनके पास एक रिकरिंग मॉडल है, और वो रिकरिंग मॉडल क्योंकि मैं समझता हूं एज अ बिजनेस, तो मुझे लगता है कि हाँ, उनके पास कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। एको, डिजिट, ये नए प्लेयर्स आए हैं मार्केट में, D2C है, डायरेक्ट टू कस्टमर है, बट ये उतनी बड़ी मार्केट प्लेस हाँ शायद जल्दी ले है, बट उसमें भी उनका मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग एक्सपेंस है ही नहीं। उन्हें कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट पड़ रहा है, आई डू नॉट नो वो पॉलिसी बाजार से बेटर है या कम है, ज्यादा है, हो सकता है कम ही हो, क्योंकि उन्हें कमीशन ज्यादा होगा। मैं ये मान सकता हूँ कमीशन नहीं देना तो हो सकता है कम भी हो, बट पॉलिसी बाजार इज लाइक भाई तेरे कितने पॉलिसी बेचनी है, इट्स लाइक डॉन कि भाई कंपनी आई मेरे पास, कितनी बेचनी, इतनी बेचनी, इतने का टर्नओवर दूंगा, तो वैसे 30% देता है, मेरे को 50 चाहिए। तो कंपनियों को पॉलिसी बाजार के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनसे अच्छा कोई है ही नहीं आज एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जिनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्होंने एक और चीज ऐड करी है जो अभी बहुत कम लोगों को पता है, कि इन्होंने बीच में, जैसे LIC का एक मॉडल है ना, बीच में एजेंट मॉडल, पॉलिसी बाजार ने भी अडॉप्ट करने की शुरुआत करी है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए जाए, POCs बनाए जाए, एंड वहां पर भी वो एक सेकेंड लेवल कमीशन दे रहे। सो बहुत सारे लोग जो पॉलिसी बाजार को एक अच्छा ब्रांड मानते हैं, एक बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो उसे कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, भाई पॉलिसी बाजार से कनेक्ट हो जा और वी विल गिव यू समथिंग। तो वो मुझे लगता है, अदरवाइज देखो सर, वहां पे चॉइस तो उसके पास भी है, इट इज लाइक अ मार्केट प्लेस ऑफ इंश्योरेंस। तो देखो जो खरीदना भाई खरीद। मुझे ना सर बहुत ज्यादा पॉलिसी बाजार से फील आता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी मार्केटिंग रीच है डेफिनेटली, लेकिन मुझे ना सर वो बहुत ज्यादा सेल्स मशीन लगती है, कि फोकस्ड टुवर्ड्स सेल्स, एग्रेसिव सेल्स। ये कितना सस्टेनेबल है, मुझे इस कारण डाउट। सी पता नहीं, इंडिया के अंदर कई सारे ऐसी चीजें हैं जो, आप अगर बाइजू की भी बात करो सर, सेल्स मशीन खतरनाक, दुनिया इंडिया की सबसे अच्छी सेल्स मशीन, मैं कहा खतरनाक वाली सेल्स मशीन। वो बुरी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सेल्स मशीन पैसा बनाती है, सबसे इफेक्टिव सेल्स मशीन। मैं कह रहा हूं सेल्स मशीन पैसा बनाती है और कंपनी की वैल्यूएशन को भी बढ़ाती है, बस ये हमने देखा है। अभी हम ये बात नहीं करते अगेन कि आपको इसमें पैसा डालना नहीं डालना, अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं। सो सर ये तो हो गया स्टॉक्स की बात। एक और चीज है सर, जैसे क्योंकि डिबेट चल रहा है, लोगों को डिबेट में मजा आना चाहिए। अभी लोगों को लगा फाइट नहीं हुई कहां गई वो तलवार, आई नहीं आई तो सर नहीं, इसमें क्या है, बस एक व्यू पॉइंट्स के डिस्कशन हो रहा है। एक फाइनली सर, जैसे हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, आप बहुत इन्वेस्टिंग प्रमोट करते हैं, डेफिनेटली हमारे सामने एग्जांपल है वॉरेन बफेट, मैं भी उन्हें बहुत मतलब महान मानता हूं, ही इज अ ग्रेट पर्सन। बट सर जब आज की डेट में कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है जी, मुझे लगता है कि आपकी और मेरी बात अलग हो गई कि हमने डाल दिया, हम छोड़ देते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम इतना और कमा लेते हैं कि हम सस्टेनेबल है। बट कई इंसान ऐसे हैं जो लगा रहे हैं कि कल को हमें उन्हें बेचना है हायर रेट पे, वो वैल्यू इन्वेस्टर हो सकते हैं, ये लोग मोमेंटम इन्वेस्टर हो सकते हैं। पर अल्टीमेटली अगर एक इंसान कहीं पैसा डाल रहा है और उसके दिमाग में ये है कि कल को मैं बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं बेचूंगा, तो ये भी तो एक तरीके की ट्रेडिंग ही हुई कि कम दाम पे लिया, महंगे पे बेच दिया। सो हम सिर्फ इन्वेस्टर्स को बिल्कुल अलग क्यों कर देते हैं कि ये ट्रेडर्स है ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर। एक ना, मैं इन्वेस्टर हूं
लेकिन मैं कई इन्वेस्टर्स में ये मानता हूं कि हम ना अपने आप को बिल्कुल पाक साफ समझ लेते हैं कि हम तो इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेडर है। ये थोड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अपने आप को सुपीरियर समझ लेते हैं। राइट। तो ये एक जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन इसमें हल्का सा फर्क क्या है कि आप कब बेच रहे हो ये डिसाइड नहीं करता मेरे हिसाब से कि आप कब ट्रेडर या इन्वेस्टर हो। आपका खरीदते समय माइंडसेट क्या है, ये डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं खरीद रहा हूं ना सर, और मेरे को उम्मीद है कि ये शेयर 5 साल में 5 गुना हो जाएगा। राइट। अब मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, मेरे को 5 साल की उम्मीद थी, वो 6 महीने में हो गया, तो मैं 6 महीने में बेच दूंगा, क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। तो उस केस में मैं ट्रेडर हूं, क्योंकि 6 महीने को मैं ट्रेडिंग ही मानूंगा। लेकिन खरीदते समय क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं 5 साल रुक सकता हूं, तो मैं उस ट्रेड को भी इन्वेस्टिंग करूंगा। नहीं, जनरली लोग यही समझते हैं कि अगर 3 साल तक भी बंदे ने होल्ड किया हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आ गया, वो इन्वेस्टर हो गया, क्योंकि वो अभी के लिए ट्रेडिंग नहीं सोच रहा। राइट। तो बट कहीं ना कहीं वो, मैं उसे ऐसा बोलता हूं कि वो भी एक ट्रेडर ही है, बस वो एक लिटिल लॉन्ग टर्म होराइजन के लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो गया। सर इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टर वो है जो प्राइस की चिंता ही ना करे, प्राइस एक्शन की चिंता ना करे, प्राइस एक्शन की वो सिर्फ फंडामेंटल्स की चिंता करे। अगर आप प्राइस एक्शन की चिंता कर रहे हो तो फिर आप ट्रेडर ही हो, फिर मैं अपने पाले में घुसने नहीं दूंगा। तो सर मैं यहां पर दो अलग अलग आ जाती है, यहां से एक बात शुरू होती है, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो ना सिर्फ फंडामेंटल्स देखता है। मुझे लगता है फंडामेंटल्स देख के कंपनी आइडेंटिफाई की जा सकती है कि कौन सी कंपनी को चूज करना है, ठीक है, बट उसमें एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, और फिर भी मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मुझे प्राइस एक्शन दिखाएगा, ये मुझे टेक्निकल्स बताएंगे। तो मैं टेक्निकल्स को भी फॉलो करता हूं और मैं फंडामेंटल्स को भी फॉलो करता हूं। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं गलत हूं? सर गलत नहीं, सबका अपना तरीका है, उनको क्या सूट करता है। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर कि मेरे को जब भी ना स्टॉक की एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्जिट कब लेना चाहिए, जब इसका बारे में मुझे सोचना पड़े, जब मुझे डर लगे इसके बारे में, मतलब मैंने स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से किया ही नहीं है कि मेरे को प्राइस मूवमेंट्स देखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आई बिलीव इन द कंपनी, तो जिस चीज पे मैं बिलीव करता हूं ना, वो अगर 100 की चीज मुझे 60 पे मिल रही है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं और लूंगा। कि मेरे को जो चीज 100 में पसंद है वो 60 पे मिल रही है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो हमको पसंद है और वो सेल पे हो, तो हम बेचते थोड़ी हैं, अरे इसका प्राइस गिर गया घर से भी उठा के बेच दो, नहीं, हम तो और खरीद लेते हैं। तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस जैसा कुछ नहीं होता। मेरे लिए कोई चीज और सस्ती है तो उसको और खरीद लो, और बेचना राइट टाइम ऑफ एग्जिट क्या है, मेरे लिए तो राइट टाइम ऑफ एग्जिट कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसको अंडे देने दो ना, उसको मारना क्यों है। तो मेरे लिए मैं सिर्फ तब बेचता हूं कोई शेयर जब जिस कारण से मैंने उस कंपनी को लिया था वो कारण खत्म हो गया। जैसे अगर मैंने HDFC में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसको आदित्यपुरी चला रहे हैं, तो मैं उनके रिटायर होने पे उसको बेच दूंगा। मेरा टारगेट पूरा होने पे तो बेचूंगा ही। यहां पे मैं आपकी एक बात से एग्री करता हूं और एक बात से डिसएग्री करता हूं, तो मैं दोनों बताना चाहूंगा। एग्री मैं इस बात से करता हूं कि भैया सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो मैं तो उसे रखूंगा। मैंने फंडामेंटल्स देखे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर का प्राइस बढ़े, और मैं क्यों बेचूं यार, कल को डिविडेंड ही उतने मिल सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसे नहीं बेचता। ठीक है। बट अब मैं किस बात से डिसएग्री करता हूं वो है कि जब आपने कहा कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपए था, वो 60 पे आ गया, मैंने फिर खरीद लिया। मैंने उसे, हम टेक्निकल वर्ड में एवरेजिंग करना भी बोलते हैं, ठीक है, कि मैंने एवरेज कर लिया, फिर वो 50 पे आ गया और अब तो और सस्ता हो गया, मैंने और खरीद लिया। लोग इसे करते हैं और इसे आपकी लैंग्वेज में वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे लिया जी। ये मैं समझता हूं। बट सर अगर ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो देखेंगे तो जो उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है ना जिस स्टॉक में, वो वही स्टॉक होगा जिस पे वो एवरेजिंग करते चले गए। बिल्कुल। या उन्होंने सही टाइम पे उसे बेचा नहीं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है सही टाइम पर बेचना भी जरूरी है। आप सिर्फ फंडामेंटल्स देख के उसे हटा सकते हो, बट सर एक टाइम पर येस बैंक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे जी। जिस दिन वो मूविंग एवरेज से, अपने 52 वीक की मूविंग एवरेज से नीचे गिरना शुरू हुआ, वो उठा ही नहीं। अब जाके वो 52 वीक की एवरेज से ऊपर आ रहा है, बट अभी वो अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा, जो कि तकरीबन उसका 15 रुपए के आसपास है जी। तो अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल्स देखता तो और एवरेजिंग करता रहता, तो कई लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया। तो एक ऐसी बात बोलते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो आपको करोड़ों रुपए लगा के एवरेजिंग करनी पड़ेगी। सर मुझे लगता है कि जो आपने फंडामेंटल का फ्लॉ बताया ना, कि अगर गिर रहा है तो खरीदते चले जाओ और ऐसे में सबसे वो गिरता ही चला जाएगा और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट,
उसके सॉल्यूशन के लिए मुझे लगता है कि टेक्निकल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन ही फंडामेंटल्स में है जी। कि आपका एक पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक शेयर में मैं अपना 10% से ऊपर कैपिटल नहीं लगाऊंगा। ओके। वो चाहे कितना भी मुझे अच्छा लगे, मैं अपना बताऊं, मेरे को जितना भी पैसा लगाना है, मैं पहली बार में अगर मेरे को स्टॉक में ₹1,00,000 लगाना है तो पहली बार में मैं ₹40,000 लगाता हूं, और 2 बार में उसको 30,000 करके 2 बार में उसको एवरेज करूंगा। अगर वो गिरता है, हर बार 20% रफली गिरने पे मैं एक बार एवरेज करता हूं। ये 3 बार हो गया, मेरा ₹1,00,000 लग गया। अब वो वहां से 50% डिस्काउंट पे भी मिले, मैं उसमें और नहीं जाऊंगा। तो इस डिसिप्लिन से मुझे लगता है मैं ये वाला रिस्क कवर कर लेता हूं। ओके तो सर, बट अगर आपके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 10% भी मैं समझ सकता हूं क्या हो गया, या लोगों के लिए भी बात की जाए तो वो बहुत है। तो सर, लॉस, एक और बात बोली जाती है, इफ यू वांट टेक बेबी लॉसेस यू विल टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। हाँ जी। इफ यू वांट टेक बेबी लॉसेस यू विल टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो सर, लॉस बुक करना एज अ ट्रेडर इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एज एन इन्वेस्टर आई डू नॉट नो, बिकॉज मैं तो सर, जितने लोगों का एक्सपीरियंस होता है उतनी मेरी एज नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो 27 साल का हूं। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों से जब मैं मिलता हूं तो किसी का ट्रेडिंग में ही 25 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो मैं तो जी जितना वो बोल रहे हैं उतना तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो जो अभी तक मेरी जर्नी रही है, यस, मैं डेफिनेटली अगर एक पोजीशन बना लेता हूं तो मुझे छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से, आपको फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता जी। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे एक टेक्निकल वार्निंग आ जाती है, कुछ हमें इंडिकेटर्स बता देते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है उन्हें सुनना भी चाहिए। सर, मुझे ये लगता है कि अगर मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, पूरी तरह से अनसाइंटिफिक आर्ट। जैसे ना, अगर मैं कहूं म्यूजिक कंपोज करना, वही 7 सुर हैं, कैसे अरेंज होता है उससे करोड़ों गाने बन गए, लेकिन है 7 सुर ही। मेरे लिए इन्वेस्टिंग वो है, आर्ट है। अगर मेरे को लगता कि कोई इंडिकेटर या कोई भी साइंटिफिक टेक्निक से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होना है, तो मैं हर ट्रेडर, ह्यूमंस बाहर हो जाते और चेस के जैसे सुपर कंप्यूटर्स इसके एल्गोरिथम से ही काम हो जाते हैं। फिर तो एल्गो ट्रेडिंग, कोई भी पैटर्न, अगर पैटर्न बार बार काम कर रहा है तो ह्यूमंस इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। लेकिन चेस में हम जानते हैं, गैरी कैस्परोव को आज से 20 साल पहले भी सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया, और आज हर कोई मानता है कि कंप्यूटर जैसा चेस कोई नहीं खेल सकता। इन्वेस्टिंग में अभी तक कंप्यूटर्स तो वही हैं, आज तक ह्यूमंस को कंप्यूटर्स रिप्लेस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये आर्ट है। मेरे हिसाब से साइंटिफिक पैरामीटर्स, किसी भी तरह के इंडिकेटर्स आर्ट में वर्क नहीं करते। सर, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, मैं मानता हूं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन, ह्यूमन इमोशन, कस्टमर बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के भी इन्वेस्टिंग की जाती है और उससे रिजल्ट्स मिलते हैं जी। और वॉरेन बफे ने वो किया है। जिलेट लोग शेव करेंगे, दाढ़ी आएगी, जिंदगी भर चलेगा। कोलगेट ब्रश करेंगे लोग तो वो चलेगा, तो वो समझते हैं हम ह्यूमन इमोशंस हैं जी। बट सर, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, आज की डेट में हर बड़ी कंपनी जी एल्गो ट्रेडिंग, रोबोट्स को यूज कर रही है। वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं क्योंकि वो बहुत ऊपर है, बट ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने डिकोड कर लिया है कि वो हर महीने अपनी कैपिटल से रेगुलर पैसा कैसे कमाएंगे जी, और वो कमा भी रहे हैं। राइट। तो जब हमने, या आप बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल की, तो आपने अपने पैसे को 5 गुना किया 5 साल में, बहुत बढ़िया। एक आदमी ने अपने कैपिटल पे 10% 15% की रिटर्न निकाली 1 महीने में जी, और वो भी वही चीज कर रहा है, तो वो 5 साल में 5 गुना से कहीं ज्यादा भी कर रहा है जी। ऐसा नहीं है नहीं कर रहा वो जी, बट यही है कि शायद व्हेन वी डू ट्रेडिंग, लॉसेस सारी चीजें चलती रहती हैं। और इस बात पे एक बार वॉरेन बफे ने भी बोला कि मेरी स्टार्टिंग में गलती यही थी कि मैं लेके बेच देता था, मैंने जो होल्ड किया तो होल्ड की पावर से मैं इतना बड़ा बना, और वो ही इज राइट। बट देन देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स, मतलब एक का नाम क्या, बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने और भी अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे हैं मार्केट से। सर, इस पे मैं ये कहूंगा कि ना, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो संगम होता है, उसे मैं कहूंगा कि वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होता है। राइट। तो कई सारे इन्वेस्टर्स भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि मान लो कोई बायबैक आने वाला है, अभी प्राइस नीचे है, आपको पता है इतना % बायबैक होगा तो इतना बढ़ जाना है, तो वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, वो आर्बिट्राज का फायदा उठा रहा है। बहुत सारे जो बैंक्स के डेस्क हैं, वो उनके ट्रेजरी डेस्क से ट्रेडिंग करते रहते हैं, लेकिन वो लोग भी ना, मैं देखता हूं बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से कहां पे आर्बिट्राज है, कहां ये दिख रहा है कि जैसे ना, हमको कई बार ये पढ़ाया जाता था कि अगर $1 में 75 रुपए हैं और €1 में 100 रुपए हैं, लेकिन $1 में
अभी 1.1 यूरो मिल रहा है। Yes. तो ये आर्बिट्राज वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है, वो तो ठीक बात है। तो बहुत हद तक मुझे ये लगता है कि जो ट्रेडर्स अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं वो बेसिकली आर्बिट्राज है, वो तो इन्वेस्टर्स भी करते हैं। सर वो बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर तो ये भी आ जाता है जो आप कह रहे थे ना, कंप्यूटर्स कैसे ट्रेड करते हैं बीएससी पर और एनएससी पर, कभी कभी सेम स्टॉक में बहुत छोटा बहुत पैसों का फर्क आ जाता है, और वो पैसों के फर्क से भी ट्रेडिंग अगर करोड़ों रुपए से की जाए तो लाखों रुपए बनाया जाता है, और बनाया जा रहा है। जी। जब एनएससी के पास सर्वर्स लगाए जा रहे हैं तो वो डेटा जल्दी चाहिए हमें जी, वो ट्रेडिंग के लिए तो हो रहा है। पर इसमें एक फर्क है सर, जब ये हो रहा है ना तो आप प्राइस एक्शन पे बेट नहीं कर रहे, आपको पहले से पता है कि बस कुछ एग्जीक्यूट करना है और ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको दोनों चीज रिजल्ट दिख रहा है, आपको ट्रेड करने के पहले पता है मैं इतने वॉल्यूम का करूंगा ना तो 0.1% के हिसाब से इतना कमाऊंगा, उसमें आप कुछ बेट कर ही नहीं रहे। ये फर्क आता है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है, बट अभी हम जब एक बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं जिसे एनएससी खुद पब्लिश करता है, अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात कर जाते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक पूरी नई फील्ड हो जाती है। वेल आई स्टिल बिलीव कि ये शायद एंडलेस डिस्कशन रहेगी और ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी। आज हमने प्रांजल जी के साथ जो डिस्कशन किया ना, डेफिनेटली आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ही इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट, मैं आज भी बोलूंगा आगे भी बोलूंगा, इज वन ऑफ द बेस्ट financial trainer in the market, and you should listen to him, and if you are into investing he is the finest one, and definitely यार मतलब मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं उसे फॉलो, जो चीज मैं सीख रहा हूं सर और जिस चीज से मुझे अगर फायदा होता है तो मुझे लगता है लोगों को बताना चाहिए। और सर और दूसरी चीज, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस वजह से लोगों का नुकसान होता है उन्हें वो भी बताना चाहिए। सबसे जरूरी ट्रेडिंग में सबसे जल्दी कैपिटल डिस्ट्रॉय होता है, ये मैं खुद मानता हूं, बट उसमें आपको समझाना कि क्यों होता है और कैसे आप बच सकते हो, वी फोकस ऑन दिस ऑल्सो। और अगेन सर, इसमें कोई भी सही गलत नहीं है, जरूरत यह है कि मुझे जो सूट करता है मैं वो करूं, जिसको जो सूट करता है वो करे और उसको भरोसे के साथ करे। सर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कभी उन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बट वो आज के डेट में करोड़ोंपति भी हैं, रियल एस्टेट से अमीर हो गए। तो एक फील्ड को पकड़ के भी काम किया जा सकता है। अब वो इन्वेस्टिंग हो सकती है, वो इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग हो सकती है, वो सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है, कोई और सिर्फ ट्रेडिंग ही करता है। हाँ। मैं तो दोनों करता हूं, आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करते, तो भी ठीक है, बट स्टिल दे आर गुड। सो ये कहना कि यही सही है, ये गलत हो जाएगा। जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है वो करना सबसे बढ़िया। तो आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है वो कमेंट में बताना है। प्रांजल जी को आप फॉलो कर सकते हो, उनके चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू लगी इसे शेयर करना। वेल डिबेट हमारे हेल्दी चलते रहते हैं, इनसे कुछ सीखने को मिलता है और मैं इनका एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ। हमारी हेल्दी डिस्कशन से अगर आपको वैल्यू मिलेगी तो हम आगे भी करते रहेंगे, है ना। अभी तो हमारा प्यार इतना ज्यादा है यार, मतलब जब से प्रांजल जी मिले, ही इज सच अ हम्बल पर्सन। आप मिलेंगे तब पता लगेगा सर, वीडियोस में देखने में और रियलिटी में मैं आपको सच बता रहा हूँ, ही इज अ ग्रेट पर्सन। और मैं मिलूंगा कैसे? ये एक इवेंट करेंगे जहां मैं आ जाऊंगा। तो भाई आप भी तो कर लो, आप भी तो कर ही रहे हो। हाँ जी सर, तो उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे जल्दी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। यू कैन लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को प्यार देने के लिए, एंड गो सेल्फ मेड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू।